students, today I am going to teach the most important part of the chapter solution, that is methods of expressing concentration of solutions. ठीक है, तो फर्स्ट concentration term is that mass percentage. और हम इसको क्या बोल सकते हैं, और परसेंट बाई मास. इसको रिप्रेजेंट करते हैं W बाई W, वेट बाई वेट. अब चलिए मास परसेंटेज की बात कर रहे हैं हम लोग. मास परसेंटेज क्या होता है, तो हम इसको डिफाइन करते हैं. इट इज अ मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. एज यू नो दैट, अगर हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, 100 में कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, अब देखिए मैंने मास जो टर्म लिया है वो W अपॉन W ले रहा हूं. ठीक है, और डेफिनेशन में भी बोल दिया, इट इज अ मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. यानी कि सॉल्यूशन का भी मास लेना है और सॉल्यूट का भी मास लेना है. ठीक है, तो इसी डेफिनेशन को हमने यहाँ पे लिख दिया, तो क्या हो गया हमारे पास, मास परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, क्योंकि हम लोग सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन ही लेंगे. मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, और जब हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. दिस इज द मास परसेंटेज. ठीक है, अब इसको हम ज्यादा क्लियरली समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. चलिए मैंने एग्जांपल लिया. एग्जांपल हम लोग क्या ले रहे हैं, मैंने बोला 10% बाई मास ग्लूकोज सॉल्यूशन. इतना हमें गिवन है, 10% बाई मास ग्लूकोज सॉल्यूशन. तो पहली बात हमें समझ में आना चाहिए, व्हाट इज द मीन्स ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन. ये ग्लूकोज सॉल्यूशन क्या है, चलिए इसको देख लें. तो ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब हमारे पास क्या हो गया कि एक कंपोनेंट है वो क्या होगा, ग्लूकोज होगा. और जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जब ग्लूकोज सॉल्यूशन लिखा है तो दैट मींस एक कंपोनेंट लिखा हुआ है, दूसरा कंपोनेंट ऐसे में हमेशा क्या होगा, जाकर के जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वाटर. तो हमारे पास 2 कंपोनेंट हो गए यहाँ पे, एक ग्लूकोज हो गया और दूसरा हो गया वाटर. जिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा वाटर कैसे कंपोनेंट हो गया, वो प्रीवियस वीडियो देखे जा करके, वहां से आपको समझ में आएगा. सॉल्यूशन चैप्टर का जो मैंने L1 लेक्चर लिया था वहां पे मैंने बताया था आपको. ठीक है, अब आपको पता है ग्लूकोज सॉलिड होता है और वाटर कैसा होता है, लिक्विड होता है. तो ग्लूकोज कैसा हो गया, सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्यूट हो जाएगा, और वाटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्वेंट हो जाएगा. क्योंकि मैंने आपको बताया था जब सॉलिड एंड लिक्विड का सॉल्यूशन लेते हैं तो सॉलिड कंपोनेंट ऑलवेज क्या होता है, सॉलिड होता है, और लिक्विड कंपोनेंट ऑलवेज क्या होता है, सॉल्वेंट होता है. ओके, चलिए अब इसका मतलब समझें. 10% बाई मास ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, तो हम बोलेंगे 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. ये तो बोलोगे क्योंकि 10% ग्लूकोज था ना भाई, 10% बाई मास ग्लूकोज सॉल्यूशन, यानी ग्लूकोज कितना था 10% और टोटल कितना था 100%. 100% का 10% कितना हो जाएगा, 10 ग्राम, और ग्लूकोज कितना हो गया, 100 ग्राम. तो 2 वैल्यूज हो गई, 10 ग्राम एंड 100 ग्राम. और क्या बोल सकते हैं, 10 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर. ये भी तो बोल सकते हैं 90 ग्राम ऑफ वाटर. तो जब 10 ग्राम ग्लूकोज था, 100 ग्राम सोल्यूशन था, तो वाटर कितना हो गया हमारे पास,
90 ग्राम हो गया। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो यहाँ से हम क्या क्या बता सकते हैं, यहाँ से हमें क्या क्या पता चल गया इन दो इंफॉर्मेशन से। मास ऑफ ग्लूकोज, वेट ऑफ ग्लूकोज हमें पता चल गया, मास ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या था हमारे पास, सॉल्यूट था, सॉल्यूट। तो मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो गया 10 ग्राम। मास ऑफ वाटर हमें पता चल गया, मास ऑफ वाटर हमारे पास यहाँ कितना हो गया, वाटर क्या हमारे पास बेटा सॉल्वेंट है, यहाँ वाटर सॉल्वेंट है, कितना हो गया 90 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास यहाँ पे 100 ग्राम। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई, जो ये लिखा था 10% बाई मास, उससे हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई। ये सॉल्यूट का मास कितना हो गया 10 ग्राम, सॉल्वेंट का मास हो गया 90 ग्राम, और सॉल्यूशन का मास हो गया 100 ग्राम। अब आप कहोगे सर इनका क्या यूज है, ये तो हमने जान लिया, लेकिन यूज क्या करेंगे। यूज है, हम बताएंगे इसको मोलारिटी एंड मोलालिटी कैलकुलेट करने में इसका यूज करेंगे। ठीक है, कैसे, चलो यूज करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें मोलारिटी एंड मोलालिटी भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये कंसंट्रेशन टर्म मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे भी क्लास 11th में आपने इन कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ा था, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, लेकिन आप भूल गए होंगे, तो डोंट वरी, हम अभी भी इस चैप्टर में ही पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहीं पे एक क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन क्या हमारे पास, कैलकुलेट, कैलकुलेट मोलालिटी, कैलकुलेट मोलालिटी बोल रहा हूं, ओके, ध्यान रखना, मोलालिटी ऑफ 10% बाई मास, 10% बाई मास ग्लूकोज सॉल्यूशन। आपसे क्वेश्चन दिया गया था, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 10% बाई मास ग्लूकोज सॉल्यूशन, यही दिया 10% बाई मास, जो मैंने अभी कैलकुलेट कर लिया 10% बाई मास। तो अब ये मैं कैलकुलेशंस नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन की तरफ आऊंगा। इसका सॉल्यूशन देखें क्या होगा। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज मोलारिटी। तो मोलारिटी आपने पढ़ा था क्लास 11th में, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, या बोल सकते हैं 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो हम मोलारिटी का ही फॉर्मूला लिख रहे हैं, मोलालिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलालिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे लिखते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, तो सॉल्यूट हमारे पास यहाँ ग्लूकोज हो गया। अब मोल्स तो पता नहीं, तो हम मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन मोलर मास होता है, तो मोल्स को कन्वर्ट कर लो मास में। तो मास किसका लेंगे, सॉल्यूट का, तो क्या हो गया मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या हो गया हमारे पास यहाँ ग्लूकोज हो गया, मास ऑफ ग्लूकोज हम बोल दें। ठीक है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज लिख लेंगे, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, और ये क्या था मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो सॉल्वेंट क्या है, वाटर हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर इन किलोग्राम। किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज कर लें तो ऊपर क्या करेंगे बेटा 1000 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए क्या क्या गिवन है आपको। मास ऑफ ग्लूकोज हमारे पास कितना है 10 ग्राम था, 10 कर दिया। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है हमारे पास C6H12O6। ठीक है, इसका कैलकुलेट करना तो कितना आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल मिल जाएगा मोलर मास। एक कार्बन का 12, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 16 ऐड कर लेना, 180 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो मैंने कितना रख दिया यहाँ 180 रख दिया। सॉल्वेंट हमारे पास कितना था 90 ग्राम था, 90 ग्राम रख दिया, ऊपर 1000। तो यहाँ से कैलकुलेट हो गई मोलारिटी। ये देखो मोलारिटी हमने कैलकुलेट कर दिया इतने से 10% बाई मास से। तो इसका एप्लीकेशन हमें समझ में आया, मोलारिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। यही चलिए दूसरा एप्लीकेशन देखिएगा।
यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास क्या है। अभी मैंने मोलरिटी को कैलकुलेट किया। दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरे क्वेश्चन में हम लोग बेटा मोलरिटी को कैलकुलेट करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? मोलरिटी। तो दूसरा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर ये 1, हम इसको डाल दे रहे हैं, और यहाँ था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ 10% बाय मास ग्लूकोज सॉल्यूशन। ठीक है। तो अब क्या कैलकुलेट करना है आपको? मोलारिटी और 10% बाई मास। तो 10% बाई मास का तो मतलब वही हो गया कि 10 ग्राम क्या होगा? ग्लूकोज होगा, और 90 ग्राम वाटर होगा, और 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन होगा। मैं पहले कैलकुलेट कर चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो पहले तो हमें मोलारिटी पता होनी चाहिए। तो मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन में अंतर है। मोलारिटी क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये लीटर, ठीक है। अब मोल्स तो आपको गिवन नहीं है, तो हमें क्या गिवन है? मास पता है, तो मोल्स को मास के टर्म में कर लें। तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट हमारे पास क्या है? ग्लूकोज है, तो हम क्या लिख लेंगे? मास ऑफ ग्लूकोज, और नीचे क्या कर देंगे? मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर में है, तो हमने क्या ले लिया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर की जगह हमने क्या कर लिया? इन मिलीलीटर। जब मिलीलीटर में कर दोगे तो ऊपर किसमें मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से। अब देखिए क्या क्या हमारे पास है। मास ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है, सही बात है। मोलर मास पता है 180 ग्राम पर ml होता है। क्या क्वेश्चन में कहीं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है? नहीं गिवन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं पता है। ये हमारे पास प्रॉब्लम हो गई। दैट मीन्स ये क्वेश्चन अभी इनकम्प्लीट है। इस क्वेश्चन के बेसिस पे इतना अगर क्वेश्चन दिया है तो मोलारिटी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में और क्या पता होना चाहिए? आपको गिवन है क्या और होना चाहिए? गिवन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं कितनी? 1.56 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दे दी? 1.56 ग्राम पर ml। जो ग्लूकोज सॉल्यूशन था उसकी डेंसिटी और दे दी गई। बिना डेंसिटी के क्वेश्चन मोलारिटी नहीं कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। अब डेंसिटी किसकी दे रहे हैं? सॉल्यूशन की। तो आपको पता है मैंने डेंसिटी इज इक्वल टू आपको लिखाया था। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, याद है? प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और वो भी किसका? सॉल्यूशन का लेना है, तो डेंसिटी भी सॉल्यूशन की लेनी पड़ेगी और मास भी सॉल्यूशन का। ऐसा मत कर देना, कुछ अच्छे बच्चे क्या करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ले लिया, मास जो अपना मन कर रहा है सॉल्यूट सॉल्वेंट जिसका लिया उसका कर लिया। भाई जो भी कैलकुलेट करना है अगर यहाँ पे डेंसिटी किसकी ले रहे हैं? सॉल्वेंट की, तो वॉल्यूम सॉल्वेंट का लेना पड़ेगा, मास सॉल्वेंट का लेना पड़ेगा। डेंसिटी सॉल्यूट की ले रहे हैं तो वॉल्यूम सॉल्यूट का लेंगे, और मास भी किसका लेंगे? सॉल्यूट को। लेकिन हमें यहाँ पे नीड किसकी है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन की नीड है, तो हम डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन लेंगे, और यहाँ पे क्या लेंगे? मास ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? वॉल्यूम किसका ले रहे हैं? सॉल्यूशन का। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना दिया गया बेटा? यहाँ पे 100 ग्राम, 100 ग्राम है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है? 1.56 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml, ठीक है।
अब देखो अगर यूनिट की बात करें तो ml कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ग्राम से ग्राम चेंज हो जाएगा, तो क्या हो गया 100 अपॉन 1.56 के साथ कितना आ जाएगा आपका ml आ जाएगा मिलीलीटर। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, यानी कि मास ऑफ ग्लूकोज हमारे पास पता था कितना था, हमारे पास 10 ग्राम है, मोलर मास कितना है 180 ग्राम है हमारे पास 180 ग्राम। ठीक है, और डेंसिटी कितनी 100 अपॉन 1.56, एक्चुअली में ml में थी, तो ऊपर हमने क्या किया 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो यहाँ से मोलारिटी भी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, यहीं से अगर मुझे मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट करना होता, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट यानी कि मोल फ्रैक्शन में हमें जरूरत पड़ती है किसकी, मोल्स की, आगे पढ़ाऊंगा मैं, तो मोल्स हमें पता चल जाएंगे यहाँ, क्योंकि मोल्स कैसे निकालेंगे, मास पता होना चाहिए, तो मोल्स अगर मुझे ग्लूकोज के पता करने होते तो मास ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, तो 10 अपॉन 180 हो जाता। अगर हमें मोल्स वाटर के पता करने होते, वाटर कितना था 90 ग्राम, और मोलर मास वाटर का कितना होता 80, तो मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाता बेटा जाकर के 90 अपॉन 80। ओके, तो यहाँ से फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आपको समझ में आ गया क्या होता है, मास परसेंटेज का, और बेस क्वेश्चन मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, चलिए यहाँ के इसके बाद हम दूसरा चलते हैं, सेकंड कंसंट्रेशन टर्म, मास परसेंटेज हो गया, तो इससे मिलता ही जुलता दूसरा जो कंसंट्रेशन टर्म है उसको हम क्या बोल देते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज। वो बेटा लगभग इसी से मिलता है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आई होप दैट कि दूसरा भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। तो सेकंड कंसंट्रेशन टर्म जो हमारे पास है वो क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, परसेंट बाई वॉल्यूम बोल सकते हैं, परसेंट बाई वॉल्यूम हो गया, परसेंट बाई वॉल्यूम। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं V बाई V से। अब तो समझ में आ रहा होगा V बाई V। अभी मैंने क्या बोला था, मास परसेंटेज की डेफिनेशन, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम परसेंटेज है तो मास को हटा देंगे, मास की जगह क्या ले आएंगे, वॉल्यूम ले आएंगे, और वहां ग्राम था तो ग्राम की जगह यहाँ पे क्या ले लेंगे, ml ले लेंगे। तो हम क्या बोलेंगे इसकी डेफिनेशन, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट मींस किसमें करेंगे, 100 में करेंगे। ठीक है ना, तो जो वॉल्यूम परसेंटेज है, तो वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाई 100। तभी बेटा इसको V बाई V बोला गया, क्योंकि ऊपर भी वॉल्यूम है नीचे ही वॉल्यूम है, तो दोनों का हमने क्या बोल दिया, V बाई V। यहाँ पे भी हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के हेल्प से आपको एक्सप्लेन करेंगे, है ना। मैंने क्या बोला, 20% V बाई V, और क्या ले लिया, एथेनॉल सॉल्यूशन, एथेनॉल सॉल्यूशन। ठीक है, 20% V बाई V एथेनॉल सॉल्यूशन। तो पहली बात जो समझने की है, हमें ये समझना चाहिए कि एथेनॉल सॉल्यूशन का मतलब क्या है। तो एथेनॉल सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, हमारे पास एथेनॉल है, ठीक है, और दूसरा क्या है, एथेनॉल सॉल्यूशन में दूसरा क्या होगा, वाटर। जब दूसरा कंपोनेंट कभी गिवन नहीं होता है तो दूसरा कंपोनेंट हम क्या मान लेते हैं, वाटर। अब तो सब जानते ही होगे ना, एथेनॉल तो सब जानते ही हो, अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक है ना, ड्रिंकिंग पर्पज में यूज किया जाता है, वाइन, दारू एटसेट्रा। ठीक है, तो ये एथेनॉल है, तो एथेनॉल भी लिक्विड हो गया, वाटर भी लिक्विड हो गया। ठीक है, अब वाटर दोनों लिक्विड लिक्विड हो गए, तो मैंने बताया था जब लिक्विड दोनों सॉल्यूशन के कंपोनेंट कैसे होते हैं, लिक्विड एंड लिक्विड होते हैं, तो उनकी परसेंटेज या अमाउंट से बताते हैं कि जिसकी परसेंटेज कम होती है वो सॉल्यूट होता है, और जिसकी परसेंटेज ज्यादा होती है सॉल्वेंट। तो स्टिल अभी हमें नहीं पता है कि किसकी कितनी परसेंटेज है। ठीक है, तो परसेंटेज हमें नहीं पता है,
तो अभी हम नहीं बता पाएंगे विच वन इज सॉल्यूट एंड विच वन इज द सॉल्वेंट, तो वेट कर लिए। अभी हमें पता है एथेनॉल एंड वाटर है। चलिए पहले हम इसको समझ लें। तो हमारे पास क्या है 20% VYV, यानी कि 20% एथेनॉल होगा, ठीक है, और VYV का मतलब लिक्विड है, तो क्या लेंगे ml लेंगे। तो हम बोलेंगे 20 ml मिलीलीटर एथेनॉल present in 100 ml of solution, present in 100 ml of solution। इतनी बात समझ में आई, 100 ml of solution, ठीक है। या बोल सकते हैं क्या कि 20 ml एथेनॉल dissolved in 80 ml of water, 80 ml of water। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो अगर 100 ml सॉल्यूशन था, अगर एथेनॉल 20 था तो वाटर कितना हो 80, और 80 और 20 दोनों मिलकर कितने हो गए 100 ml, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस मिले, क्या कंक्लूजन मिला कि यहाँ से हमें मिल गया वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल, वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल कितना मिल गया 20 ml, 20 ml, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल गया हमें, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना मिल गया 80 ml। तो देखो दोनों लिक्विड की अमाउंट हमें पता चल गई, और अमाउंट के बाद पता पाएंगे कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। तो अमाउंट किसकी कम है एथेनॉल की ना, तो एथेनॉल क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्यूट, एथेनॉल हो गया सॉल्यूट। एथेनॉल को हम क्या बोल देंगे यहाँ पे हमारे पास हो गया सॉल्यूट, ठीक है। और वाटर यहाँ पे क्या हो जाएगा क्योंकि अमाउंट ज्यादा है तो वाटर हो गया सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था 100 ml, 100 ml, ओके। अब क्वेश्चन हम करते हैं इस पे बेस। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसको अप्लाई कैसे करेंगे। क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्वेश्चन दे रहे थे कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ 10% VYV एथेनॉल सॉल्यूशन, 10% VYV एथेनॉल सॉल्यूशन, ये मोलारिटी कैलकुलेट करनी थी। चलिए मोलारिटी कैलकुलेट करते हैं मोलारिटी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो मोलारिटी का फॉर्मूला लिख लो, मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट है ना, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ओके, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अब वो भी किस में लेंगे लीटर में लीटर में ले लो। अब बताओ क्या मास ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास, क्या है वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल है, सॉल्यूट का वॉल्यूम में मास नहीं है, ठीक है। मोलर मास और एथेनॉल का हो जाएगा वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि एथेनॉल जो होता है वो क्या होता है C2H5OH होता है ना। तो 2 कार्बन का कितना हो गया 24 और 6 30, यानी कि मोलर मास इसका हो गया 46 ग्राम पर मोल, ठीक है। एथेनॉल का मोलर मास हमारे पास ही आ गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, किसमें दिया गया ml में दिया गया, कोई बात नहीं, लीटर को हम मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है मास ऑफ सॉल्यूट ये नहीं पता है अब क्या करें तो बेटा इतना जो क्वेश्चन दिया गया है इसके बेसिस पे मास ऑफ सॉल्यूट हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। दैट मीन्स दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करेंगे कैसे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है कितनी 0.789 ग्राम पर ml बोल दें या ग्राम पर cc बोल दें, क्यूबिक सेंटीमीटर बोल दें, है ना। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रहा है 0.789 ग्राम पर ml आपको दे दी। ओके, इतने से देखो अब हमारा काम शुरू हो जाएगा जब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मैं वैसे ही बता रहा हूँ, जब आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं
तो डेंसिटी जो मोस्ट ऑफ द चांसेस में गिवन होती है, अगर आपको ना समझ में आए तो किसकी गिवन होती है, सॉल्यूशन की गिवन होती है, ध्यान रखिएगा अच्छे से, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रहे हैं तो हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दिया, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन पता है तो मास ऑफ द सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। ये डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है, मास बाई वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई द वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो हमारे पास यहाँ पे आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितनी है, 0.789, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना है, 100 ml, ठीक है। ये ग्राम पर ml था, ठीक है, और ये क्या था, ml था, तो ml से ml क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा हमारे पास क्या, ये मास जो बचेगा ग्राम में बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कैलकुलेट होके आ गया। अब आपको बता था कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मास तो पता चल गया, कैलकुलेट किसका करना है, सॉल्यूट का। तो अभी एक और अननोन है, क्या है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास और हमें पता करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। सॉल्वेंट एक्चुअली क्या है, वाटर है, और वाटर की डेंसिटी गिवन ना हो तो ही पता होती कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml होती है। तो यहीं से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, ये हम लोगों ने यहाँ गलत कर दिया। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये गलत कर दिया, ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो गया डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितनी है, 0.789, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, 100 ml, ठीक है, ये होगा। ओके, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट भी कैलकुलेट कर लें, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, वाटर है, सॉल्वेंट बेटा हमारे पास वाटर है, तो वाटर का मास कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि वाटर का वॉल्यूम कितना दे रहा है, 80 दे दिया, 80 ml, और वाटर की डेंसिटी है वो पहले से ही बता चुका हूँ कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml होती है। आप हमेशा से अपने से रख सकते हैं। तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml, तो यहाँ से 80 ग्राम आ गया आपका मास ऑफ वाटर, और इनका मास आ गया कितना, यहाँ पे 78.9 ग्राम, ये आ गया, ठीक है। तो सॉलिड प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट देखिए हमारे पास आ जाएगा, और सॉल्यूट हमारे पास क्या था, यहाँ एथेनॉल था, तो मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू कितना आ गया जा करके, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, यानी कि 70 हमारे पास कितना हो गया जा करके, इतने में से सॉल्यूशन के में से हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट के मास को माइनस कर देंगे, ठीक है। डेंसिटी हमने ले ली, डेंसिटी कुछ और ले लेंगे तो वैल्यू इससे ज्यादा हो जाएगी सॉल्यूशन से। तो डेंसिटी हमेशा आएगी किसकी आएगी, सॉल्यूशन से ज्यादा आएगी, ठीक है ना। हम मान लें डेंसिटी कुछ और वैल्यू ले लेंगे, हमने 0.789 ली थी, हमने क्या ले लिया, इसको ज्यादा वैल्यू ले लेते, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बाय द वे हमने ले लेते 1.25 ग्राम पर ml ले लेते, तो चेंज हो जाता पूरा कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड कर रहा है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपने क्या ली है, ठीक है। तो आप इस चक्कर में मत फंसना अभी कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमने ले ली थी तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, मास सॉल्यूट का नेगेटिव में नहीं आएगा, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हम ज्यादा ले लेंगे क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा होगा, सॉल्वेंट का मास उससे कम होगा, तो कुछ वैल्यू आ जाएगी मास ऑफ सॉल्यूट की। जो मास ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू आएगी वो हम क्या रख देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे जाकर, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा हमारे पास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें पता ही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम किस में ले लेंगे, मिलीलीटर में हमारे पास, तो हम ऊपर क्या करेंगे 1000 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगी। और अगर हमें मोलारिटी कैलकुलेट करना होता तो मोलारिटी में हमारे पास क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है, सही है।
यहाँ पे क्या करना होता है, मोलालिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो ग्राम में कर लेते। मास ऑफ सॉल्वेंट बेटा हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, तो सॉल्यूट का मास रख देते, सॉल्वेंट का मास रख देते, तो यहाँ से क्या आ जाता हमारे पास, मास मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मेरी बात समझिएगा, ठीक है, कि कैसे चीज को अप्लाई करते हैं। आपको वैसे डेंसिटी एनसिटी प्रॉपर्ली गिवन होगी, तो वहां से आप वैल्यूज को सही रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दूसरा कंसंट्रेशन टर्म है वो वॉल्यूम परसेंटेज हमारा खत्म हो जाता है। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद हमने तीसरा कंसंट्रेशन टर्म ले लिया, मास वॉल्यूम परसेंटेज। यानी कि अब हमने क्या किया, दोनों को मिक्स कर देंगे। पहले मैंने मास परसेंटेज पढ़ा था, फिर वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा था, तो थर्ड कंसंट्रेशन टर्म है वो है मास वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि दोनों का मिक्सअप है ये, मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है WYU। अब आप बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ रही होगी इसकी डेफिनेशन। अब मैंने ऊपर क्या लिया W और नीचे क्या लिया P, और ऊपर क्या ले रहे थे, सॉल्यूट, और नीचे क्या ले रहे थे, सॉल्यूशन, है ना। तो ऊपर W है, W का मतलब मास, यानी कि सॉल्यूट का मास ले रहे होंगे, नीचे सॉल्यूशन है यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले रहे होंगे, ठीक है। तो यहां से जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, इन ग्राम हो गया, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें हो गया, ml में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं परसेंटेज, तो 100 से मल्टीप्लाई, है ना। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। चलिए इसका भी एग्जांपल ले लें। हमने क्या किया, इसका एग्जांपल ले लिया, 5% वेट बाई वॉल्यूम, क्या ले लिया, यूरिया सॉल्यूशन, यूरिया सॉल्यूशन 5% वेट बाई वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन, ठीक है, ये ले लिया। अब वही काम करेंगे, यूरिया सॉल्यूशन, यूरिया सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, तो ए कंपोनेंट तो हो जाएगा यूरिया, ठीक है, और दूसरा अननोन कंपोनेंट है तो हमेशा क्या लेंगे, वाटर, ठीक है। अब यूरिया आपको पता है सॉलिड होता है, तो सॉलिड एंड लिक्विड का सॉल्यूशन हो गया, तो सॉलिड सॉल्वेंट सॉलिड होगा तो हमेशा सॉल्यूट होगा जा करके, और वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि सॉलिड एंड लिक्विड का जो सॉल्यूशन होता है, तो सॉलिड कंपोनेंट ऑलवेज सॉलिड होता है और लिक्विड कंपोनेंट ऑलवेज क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो चलिए अब इसके बेसिस पे ऑब्जर्वेशंस हमारे पास क्या होंगे, तो हम बोलेंगे 5 वेट बाई वॉल्यूम, तो यूरिया कितना होगा, 5 ग्राम, तो हम बोलेंगे 5 ग्राम यूरिया, 5 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये तो बोलोगे 5 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। चलो इतना सही हो गया। और क्या बोल सकते हैं, 5 ग्राम यूरिया dissolved in 95 ml of water, 95 ml of water, ठीक है। लेकिन मैंने जो लिखा है बेटा वो लिख दिया गलत, ये नहीं लिख सकते, ये बात गलत है ना, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले रहे हैं 100 ml, ठीक है, और यूरिया कितने ले रहे हैं, 5 ग्राम। तो बेटा ये कैसे संभव है कि ml से ग्राम को माइनस कर दिया जाए, कई गधों में से कुत्ते माइनस थोड़े ना होते हैं, गधों में से गधों को माइनस किया जा सकता है, कुत्तों में से कुत्तों को माइनस किया जा सकता है। तो ml से ग्राम में माइनस करके मैं 95 ml ऐसे कैसे कर दिया, तो बात गलत है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, यानी कि ये बात हम नहीं बोल सकते हैं। तो हमें देखिए यहाँ से क्या क्या मिल गया, क्या मिल गया, मास ऑफ यूरिया मिल गया, मास ऑफ यूरिया, यानी कि यूरिया क्या था, सॉल्यूट, मास ऑफ यूरिया मिल गया कितना है, 5 ग्राम। और दूसरी चीज क्या मिल गई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में दिया गया है, मिलीलीटर में, इन ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया कितना हमारे पास, 100 ml। तो दो इंफॉर्मेशन मिल गई, ठीक है। अब इसके बेसिस पे अगर हम क्वेश्चन देना चाहें, तो मैंने क्वेश्चन दिया कैलकुलेट
कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ 5% weight by volume यूरिया सॉल्यूशन। इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे। मोलारिटी क्या हो जाएगा, मोलारिटी इज इक्वल टू क्या है आपको, मोलारिटी इज इक्वल टू वही लिखेंगे, मोल्स तो गिवन नहीं है तो क्या करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट क्या हमारे पास है यूरिया है, तो मास ऑफ यूरिया अपॉन क्या कर दोगे मोलर मास ऑफ यूरिया, ठीक है। और यहाँ क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैंने किस में ले लिया इन ml, मिलीलीटर में ले लिया। ओके, तो मिलीलीटर में लेंगे तो ऊपर क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास क्या है मिलीलीटर में। यूरिया का मास हमारे पास कितना दिया गया यहाँ पे 5 ग्राम। मोलर मास ऑफ यूरिया, तो यूरिया का पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास NH2CO NH2, ये होती है यूरिया, ठीक है। इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेना तो आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल, ये आ जाएगा, ठीक है। 2 नाइट्रोजन 28, ठीक है, और हाइड्रोजन आपका कितना हो जाएगा 32, और ये टोटल ऐड कर लेना तो पूरा आ जाएगा 60। देखिए एक नाइट्रोजन दूसरी नाइट्रोजन कितना हो गया 28, 4 हाइड्रोजन कितना हो गया 4, ठीक है, ये कितना हो गया 32। ओके, और कार्बन हमारे पास कितना हो गया जा करके 12, तो कार्बन 12 हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया जा करके हमारे पास 44, और ऑक्सीजन 16 कितना हो गया जा करके 60। ओके, तो 5 अपॉन कितना हो गया जा करके मोलर मास ऑफ यूरिया कितना हो गया 60, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml लेना है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया 100, और ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो लीटर में चेंज करना था, तो मोलारिटी हो गया। ऐसे बोला जाता है कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ 5% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन। अगर मोलारिटी दिया गया होता तो बेटा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह क्या लिखना पड़ता मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट तो हमें पता ही नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पे डेंसिटी पता होनी चाहिए थी। अगर आपको यही क्वेश्चन दिया गया होता, क्वेश्चन क्या दे देते कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ 5% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन, ठीक है। तो मोलारिटी क्या होती है हमारे पास, मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ यूरिया, मोल्स थे तो मैंने मोल्स को मास में चेंज कर लिया, अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया, ठीक है। अब वॉल्यूम की जगह क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि मास ऑफ वाटर, ठीक है, और किस में ले रहे हैं इन ग्राम में ले रहे हैं, तो ऊपर हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मास ऑफ यूरिया पता है, कहीं वाटर का आपको मास पता है कहीं नहीं पता है, तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है ना। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता होना चाहिए। जब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें पता होगी तो मास ऑफ सॉल्यूट का मास ऑलरेडी पता है, तो सॉल्वेंट का मास कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि सॉल्यूट का मास कितना है 5 ग्राम, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाएगी तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमें पता है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट रख देना, यहाँ से मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स का बहुत यूज है। अभी हमारे पास और कंसंट्रेशन टर्म बचे हुए हैं, मोल फ्रैक्शन बचा हुआ है, मोलारिटी बचा हुआ है, मोलारिटी बचा हुआ है, ppm बचा हुआ है, पार्ट्स पर मिलियन बचा हुआ है, ठीक है। लेकिन बाकी के कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो चैनल को आप क्या करेंगे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।